हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक होने वाला है वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो लास्ट क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था रिफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो सुधार के ऊपर मैंने आपको बताया था कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे, वो वीडियो वहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो उस रिफॉर्मेशन के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। इसको इंग्लिश रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हुई थी। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप जैसे कि जानते हैं, मैं आपको पहले यहाँ पे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे बेस्ड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका हमारा जो टॉपिक होगा वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। याद रखना इसको, और क्या बोला जाता है इसको, और बोला जाता है इंग्लिश रेवोल्यूशन, ठीक है। इंग्लिश रेवोल्यूशन के नाम से भी ये जाना जाता है, अंग्रेजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसका टाइम पीरियड याद रखना आपको 1688 में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ये जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको क्या बताया, ग्लोरियस रेवोल्यूशन को और क्या कहा जाता है, द रेवोल्यूशन ऑफ 1688, और दूसरा इसको बोला द ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको साथ ही साथ दो नाम याद रखना। ब्लडलेस रेवोल्यूशन अगर पूछा जाए कि किसको कहा जाता है तो इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ही कहा जाता है। अगर आप इसका टाइम पीरियड देखोगे 1688 से लेकर के आप लोगों का 1689 के बीच में है, वो भी कहाँ, इंग्लैंड में, ठीक है। अब मैं आपको पूरी वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी कि इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्यों बोला गया था। ये सारी बातें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो गौरवशाली क्रांति हुई थी उसको 1688 की क्रांति और रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, और इंग्लैंड में 1688 से 1689 तक ये हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था, इस रेवोल्यूशन में, इस क्रांति में कौन कौन इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे कैथोलिक्स का राजा जेम्स सेकंड, और याद रखना जेम्स सेकंड कहाँ से थे, इंग्लैंड से थे, और ये हु वॉज रिप्लेस्ड बाय प्रोटेस्टेंट डॉटर मैरी। तो उसके बाद जब जेम्स सेकंड मर गए थे तो उनके बाद याद रखना जेम्स सेकंड की मैं अगर बात करूं तो देखो आप, ये कैथोलिक्स हैं, ठीक है। और जो उनकी बेटी थी वो प्रोटेस्टेंट थी, और बेटी के जो पति थे, जो उनके हस्बैंड थे, वो कौन थे, विलियम ऑफ ऑरेंज। ये दोनों की दोनों प्रोटेस्टेंट थे, बट जेम्स सेकंड क्या है यहाँ पे, कैथोलिक्स। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में पहले ही बताया था कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट इन दोनों में मतभेद चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, और कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दोनों का डिफरेंस मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को देखो, तब आप इस टॉपिक को करोगे तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, आपको यहाँ पर इस टॉपिक में इन तीनों से रिलेटेड कहानियां देखने को मिलेंगी। जेम्स सेकंड, मैरी उनकी बेटी, और जो उनके हस्बैंड है मैरी के, और जेम्स सेकंड के जो दामाद थे, उनसे बेस्ड ये पूरा हमारा ग्लोरियस रेवोल्यूशन चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया कि आपके ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या क्या देखने को मिलता है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको इसकी जो शुरुआत की कुछ चीजें हैं वो बताना चाहूंगी। तो उसके लिए चलिए अपने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या बातें समझनी। जो भी बातें मैं आपको बताऊँ वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझना, देन फिर हम इसको वापस आएंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है कि ये रेवोल्यूशन कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और अब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर अब आपको देखो, ये मैं आपको टॉपिक तभी बताऊंगी कि पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, यहाँ ये चीजें आपको तभी समझ आएगी जब आप मेरी इस कहानी को समझने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन मैं आपको अब सबसे पहले अपनी स्लाइड पर लेकर के आऊंगी, और जो मैं बातें बताऊं उसको बहुत ध्यान से समझना। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आप लोग समझ गए 1688 में हुआ था।
लेकिन उससे पहले की कुछ कहानी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को रिफॉर्मेशन का जो लास्ट टॉपिक हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था एलिजाबेथ फर्स्ट बनी थी वहां की रानी, ठीक है, और जो कि क्या थी, वो प्रोटेस्टेंट थी, उन्होंने प्रोटेस्टेंट को बढ़ावा दिया था, ठीक है। और फाइनली वो जो लड़ाई चलती है, वो जो युद्ध हुआ था एक लिमिटेड मोनार्की पे खत्म हो जाता है। वो सब कुछ मैंने आपको वहां समझाया था। उसके बाद हमारा ये टॉपिक आता है। तो अब मैं आपको बताऊं कौन सी डेट में, ईयर याद रख लेना, ठीक है, 1603 में, ठीक है, 1603 में जेम्स स्टुअर्ट, नाम लिख लो, जेम्स स्टुअर्ट, ठीक है। तो 1603 में जेम्स स्टुअर्ट जो है वो ब्रिटेन के राजा बने थे। कहाँ के? ब्रिटेन के ये राजा बने थे, जेन स्टुअर्ट। ओके, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहीं से स्ट्रगल शुरू होता है पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जेम्स स्टुअर्ट था कौन, ठीक है, जेम्स स्टुअर्ट कौन था, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बस उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहो, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलने वाले हैं। बट आपको याद रखना कि आप लोगों का जो ये हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, पार्लियामेंट्री के बीच में और आपके मोनार्की के बीच में, ठीक है, पार्लियामेंट्री और मोनार्की के बीच में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने किसमें, रिफॉर्मेशन में हमने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बातें पढ़ी थी। तो ये जो ग्लोरियस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पार्लियामेंट्री और मोनार्की का मतलब होता है राजा, किंग के बीच में ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करेंगे तो अब अगर आप ईयर देखोगे 1625 में, ठीक है, 1625 में क्या होता है, चार्ल्स फर्स्ट राजा बनता है, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट क्या है, उसको राजा बना दिया गया, जो कि क्या था, ये किसका बेटा था, जेम्स का, ठीक है, ये जेम्स फर्स्ट का बेटा था। कौन? चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, याद रखना ये बेटे थे चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट के। तो जैसे ही जेम्स फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठता है, चार्ल्स फर्स्ट बैठता है। तो बात करेंगे कि जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और गुस्से वाला राजा था, ठीक है। तो चार्ल्स फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो किस चीज में बिलीव करता था, तो वो बिलीव करता था आपके डिवाइन राइट पे, ठीक है, ये लिख लो, ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। डिवाइन राइट पे चार्ल्स फर्स्ट बिलीव करता था, डिवाइन राइट ऑफ द किंग टू रूल, ठीक है। तो ये जो चार्ल्स फर्स्ट है वो इस चीज पे बिलीव करता था, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड के राजा को क्या चाहिए था कि उसके पास डिवाइन राइट्स हो। जैसे इंग्लैंड का राजा था ना, वैसे ही आप लोगों के जो यहाँ राजा देखोगे चार्ल्स फर्स्ट भी डिवाइन राइट्स चाहता था। वो खुद ही चाहता था कि राजा शासन करे, रूल चले, राजा का अधिकार हो, ये चार्ल्स फर्स्ट भी चाहता था, ठीक है। तो वो सारा अधिकार खुद चाहता था। वो चाहता था कि मैं जो भी चाहूँ अपनी मर्जी से करूँ, मैं किसी भी पार्लियामेंट की ना सुनूं, मुझे किसी भी पार्लियामेंट की, संसद की किसी की बात ना सुनना पड़े, किसी की परमिशन ना लेना पड़े। ये होता है आपका डिवाइन राइट्स, ठीक है। तो चार्ल्स फर्स्ट क्या चाहते थे कि डिवाइन राइट्स में वो बिलीव रखता था, क्योंकि वो चाहता था कि वो पार्लियामेंट से वो कि कोई भी उसे परमिशन न लेना पड़े और वो पार्लियामेंट के हिसाब से ना चले, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे कब, 1628 में, 1625 में राजा बना, 1628 में क्या होता है, अब इंग्लैंड और स्पेन के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। किसके बीच में, इंग्लैंड और स्पेन के बीच में आपको लड़ाई होती हुई दिखेगी। उसके लिए चार्ल्स फर्स्ट को पैसे चाहिए थे कि उसको लड़ना है, तो अब वो चाहता था कि मेरे को पैसे मिले। लेकिन अगर आपको उस समय क्या था कि उसको अगर टैक्स लेना है तो उसको पहले पार्लियामेंट से कंसल्ट करना होता था, ठीक है। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट ने क्या कहा कि मैं कोई पार्लियामेंट से कंसल्ट नहीं करूंगा, मुझको पैसा चाहिए, ठीक है, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्पेन से वॉर करना है, ठीक है, स्पेन से युद्ध लड़ना है, तो उस वजह से मुझे टैक्स चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट ने मना कर दिया,
ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम क्या था, इसको स्पेन से भिड़ना था, लेकिन उस टाइम जो टैक्स है वो इसलिए मना कर दिया, नहीं बढ़ा सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम जो आयरलैंड में क्या था, आयरलैंड जो जगह है वहाँ पर क्या हो गया था, प्लेग फैल चुका था, फेमाइन आ गया था। ठीक है, प्लेग जो बीमारी है वो फैला हुआ था, फेमाइन आ चुकी थी। इस सिचुएशन में वहाँ के लोग टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से तो उसको चार्ल्स फर्स्ट को क्या हुआ था, युद्ध के लिए टैक्स नहीं मिल पा रहा था, पार्लियामेंट ने मना कर दिया था। तो यही वजह थी कि अब गुस्सा आ गया था चार्ल्स फर्स्ट को। अब मोनार्की और पार्लियामेंट में मैंने आपको क्या बताया, अब स्ट्रगल स्टार्ट हो गए, यहीं से मतभेद आना शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मना कर दिया गया कि टैक्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि उस समय आयरलैंड में फेमाइन आ चुका था, तो अब हमें क्या देखने को मिलता है, पार्लियामेंट के बीच में और किसके, चार्ल्स फर्स्ट के बीच में फ्रिक्शन देखने को मिलता है। वो दोनों के बीच में अब फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इस वजह से अब क्या होता है, अब हम क्या देखेंगे कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड में उसी समय आयरलैंड और आपके स्कॉटलैंड में क्या होता है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच को कंट्रोल किया गया था, क्योंकि आयरलैंड में भी रिबेलियन होते थे। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो इंग्लिश सिविल वॉर है, जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसी समय क्या हो जाता है कि आयरलैंड और जो स्कॉटलैंड है, ठीक है, इन दोनों जगहों में जो प्रोटेस्टेंट थे और कैथोलिक्स के को कंट्रोल करा गया था। क्योंकि स्कॉटलैंड में अगर आप देखोगे तो वहां पे बिस्मार्क वॉर स्कॉटलैंड होता था। ठीक है, क्या होता था, अगर मैं आपको बता दूं, स्कॉटलैंड में अगर आप देखोगे तो वो आपका होता था बिस्मार्क वॉर स्कॉटलैंड। ठीक है, बिस्मार्क वॉर स्कॉटलैंड हमें देखने को मिलता था। और उधर आयरलैंड की बात करूं तो उधर आयरलैंड में भी रिबेलियंस होते थे। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने देख ली। तो तब हम क्या देखते हैं कि हमारा इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ग्लोरियस ये पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, यही हम लोगों का इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश सिविल वॉर क्या हो जाता है, यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या देखा, आयरलैंड और स्कॉटलैंड यहाँ पर भी दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों आपस में लड़ गए। तो हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं, जो आपका इंग्लिश सिविल वॉर है, ये स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है, तो टाइमिंग लिख लो, 1639 से 1650 तक, पूरे 11 साल तक ये युद्ध चलता है। ठीक है, ये वॉर क्या था, चलता रहता पूरे 11 साल तक, ये इंग्लिश सिविल वॉर। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आप लोगों ने देखा 39 से 50 तक। अब मैं बात करूंगी अगर 1649 से। ठीक है, याद रखना, अभी हमें जो हम ये ग्लोरियस पढ़ रहे हैं 1688 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले 85 से, तो उससे पहले की कहानी बता रही हूँ कि हम ये चीजें हुई कैसे, जेम्स फर्स्ट का ये सारी बातें याद रखना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, यहाँ हमने देखा चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट में मतभेद हो गया था, क्योंकि वो उसको परमिशन नहीं, टैक्स नहीं दे रहा था युद्ध लड़ने के लिए। दूसरी जगह हम देख रहे हैं आयरलैंड और स्कॉटलैंड भी आपस में लड़ रहे हैं। यहीं से हमारा इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूंगी 1649 में, ठीक है, 1649 में जब क्या हुआ था, अब सेकंड सिविल वॉर का अंत हो चुका था। ठीक है, यहाँ पर जो किंग चार्ल्स था, किंग चार्ल्स फर्स्ट था, तो मैंने आपको क्या बताया, ये डिवाइन राइट्स चाहता था। ठीक है, तो ये डिवाइन राइट्स में बिलीव रखता था, लेकिन पार्लियामेंट बोल रहा था ऐसा कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो उसने क्या करा, पार्लियामेंट ने चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली पूरी क्या कर दिया, उसका सर काट दिया और उसको मार दिया था। क्योंकि डिवाइन राइट्स जो है, जो ये चाहता था चार्ल्स फर्स्ट कि इसको मिले, ये डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, ये चीज इसको नहीं मिली। उसके लिए पार्लियामेंट का इसको क्या किया, पूरे सरेआम पूरी पब्लिकली क्या करा, इसका सर काट दिया और चार्ल्स फर्स्ट को यहाँ पर मार दिया गया। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। अब आगे बताती हूँ कि 1649 से लेकर के, ठीक है, 1649 से लेकर के 1653 तक, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटेन में मोनार्की स्टार्ट हो गई। अब मोनार्की आ गई, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये रिबेलियन, हम मोनार्की का मतलब है किंग,
ठीक है। मोनार्की अब यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं 1649 से 1653 तक। अब ये ब्रिटेन में क्या हुआ, सब बहुत अच्छे से रहे, ब्रिटेन वहाँ के लोग रिपब्लिक हो गए, 4 साल तक वो लोग रिपब्लिक रहे, ठीक है। 49 से लेकर के 53 तक सब इंजॉय में रहे, मस्त में रहे, अपना अच्छा खासा सबका चलता रहा। मोनार्की यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो जाती है। याद रखना पार्लियामेंट चल रही है, मोनार्की अब यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ में ये देखने को मिलता है। तो उसके बाद अगर उससे पहले मैं आपको क्या बात बताऊं, यहाँ पर जब चार्ल्स फर्स्ट था उसके मरने से पहले चार्ल्स फर्स्ट ने क्या करी थी, अपनी आर्मी बनाई थी, ठीक है। तो उसकी आर्मी जो बनाई थी उसको क्या बोला गया था, कैवनीज बोला जाता था। जो उसने आर्मी बनाई थी चार्ल्स फर्स्ट ने, उसको कैवनीज बोला गया। और जो कि और साथ ही साथ जो रॉयलिस्ट होते थे इनके साथ रहते थे, चार्ल्स फर्स्ट के साथ। और कौन रहते थे, रॉयलिस्ट भी उनके साथ रहते थे। लॉयलिस्ट कौन थे, साथ जो किंग को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। रॉयलिस्ट क्या थे, जो मोनार्क को, जो किंग को सपोर्ट कर रहे थे। यही अगर मैं बात करूंगी पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट ने जो अपनी आर्मी बनाई थी उसको क्या बोला गया था, मॉडल आर्मी। क्या बोला गया उसको, मॉडल आर्मी बोला गया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, मॉडल आर्मी जीत गई थी। तो मॉडल आर्मी जैसे ही जीत गई तो उसने क्या करा, स्कॉटलैंड को, ठीक है, स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को और चार्ल्स फर्स्ट को, किसको, चार्ल्स फर्स्ट को, स्कॉटलैंड आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक की लड़ाई चल रही थी और चार्ल्स फर्स्ट जो डिवाइन राइट चाहता था, इन सब को क्या करा, सबको हरा दिया था। याद रखना इन तीनों को हरा दिया था मॉडल आर्मी ने, इट मीन्स पार्लियामेंट ने इन तीनों को हरा दिया था। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था यहाँ पर अब ये खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर अब इंग्लिश सिविल वॉर जो हमारा स्टार्ट हुआ था, कब मैंने बताया था, 1639 से 50 तक चला था, तो यहीं पे ये खत्म हो जाती है। तो अब हमने क्या देखा कि अब सारी की सारी पावर जो है, जो पार्लियामेंट की जो आर्मी बनी थी, ठीक है, जो पार्लियामेंट की जो आर्मी बनी थी, अब सारी पावर किसके पास आ गई, मॉडल आर्मी के पास, ठीक है। अब सारी पावर, सारी ताकत देखोगे तो मॉडल आर्मी के पास आ गई। अब अगर मैं बात करूं कि मॉडल आर्मी के अगर कमांडर देखोगे, ठीक है, सब कुछ नोट डाउन कर लेना, सब कुछ समझ में आएगा, बस एक बार ध्यान से सुनते रहो। मॉडल आर्मी जो है इसके कमांडर अगर देखोगे तो उस समय कौन था, ओलिवर क्रॉमवेल, ठीक है, ओलिवर क्रॉमवेल थे उसके में, वहां के मॉडल आर्मी के क्या है, ये कमांडर है, ठीक है। इनका नाम याद रखना, जो कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो कमांडर थे याद रखना, ओलिवर क्रॉमवेल थे, ठीक है। तो 1658 में अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अब ओलिवर क्रॉमवेल ये कमांडर था मॉडल आर्मी याद रखना पार्लियामेंट की आर्मी थी, ठीक है, जिसने आयरलैंड, स्कॉटलैंड, चार्ल्स फर्स्ट सबको हरा दिया था। हमारा इंग्लिश सिविल वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, ओलिवर क्रॉमवेल जो है 1653 के बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने पूरी तरह से सत्ता जो अब हथिया ली थी। उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल की क्या हुई, डिक्टेटरशिप अब इसने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। इसके बाद पूरा एरिया जो है इसने क्या करा, ओलिवर क्रॉमवेल ने पूरे एरिया को पूरे 11 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, जहां पर मिलिट्री डिक्टेटर इसने रख दिए थे, ठीक है। 11 प्रोविंस में इसने डिवाइड कर दिया और इसने वहां पर क्या करा, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रख दी। किसने, ओलिवर क्रॉमवेल ने, ठीक है, यहाँ पर इसने रख दिया। 53 की बात चल रही जब ये बात हुई है ओलिवर क्रॉमवेल की। अब अगर लेकिन फिर क्या हुआ, 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। ओलिवर क्रॉमवेल है, अब वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। उसकी मृत्यु होने के बाद अब क्या होती है, यहाँ इंग्लैंड में वापस मोनार्की को रिस्टोर करा गया था। इंग्लैंड पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रखना इस टॉपिक में हम इंग्लैंड से रिलेटेड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंग्लैंड से रिलेटेड बातें चल रही हैं। तो अब क्या होता है, चार्ल्स फर्स्ट की तो मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, ठीक है। ओलिवर क्रॉमवेल भी मर जाता जो पार्लियामेंट की आर्मी का था। अब आते हैं आपके कौन, चार्ल्स सेकंड, ठीक है। अब आपका कौन आता है, चार्ल्स सेकंड आते हैं, जो कि किसका बेटा था, चार्ल्स फर्स्ट का। क्लियर हो गया, चार्ल्स फर्स्ट का ये बेटा है चार्ल्स सेकंड,
ठीक है। इनको दोबारा राजा बनाया गया था कब? 1660 में। 1660 में इसको राजा बनाया गया था। तो 1660 से लेकर के 1685 तक देखोगे तो सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ बहुत सही चला था, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया, 1685 में चार्लेस सेकंड के भाई को, किसके? चार्लेस सेकंड, मैंने आपको बताया चार्लेस फर्स्ट का बेटा है, तो चार्लेस सेकंड का जो भाई है, ठीक है, कौन? जो उसका भाई है, ब्रदर जो है, वो कौन था? जेम्स सेकंड। जेम्स सेकंड जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है, इंग्लैंड का रहने वाला था। अब इसको जेम्स सेकंड को राजा बना दिया गया, अब वो मोनार्क बना दिया जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ से टॉपिक पे वापस ले जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं भी आपको समझाऊंगी, ये सब कुछ मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारी जो यहाँ पे आप देखोगे सत्ता जो देखोगे, ये आपकी पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में हम ये देख रहे हैं। अब जो यहाँ पे गवर्नमेंट देखने को मिलती है वो पार्लियामेंट और मोनार्क के बीच में हमें यहाँ पावर देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जो भी मैंने आपको सब कुछ बताया था। अब मैं बढ़ती हूँ किंग जेम्स सेकंड। तो किंग जेम्स सेकंड मैंने आपको क्या बताया, चार्लेस सेकंड का भाई था जेम्स सेकंड, जो कि इंग्लैंड का राजा उसको बना दिया गया था, ठीक है। तो उसको इंग्लैंड का राजा कब बनाया था? 1685 में, याद रखना। तो इस समय क्या होता है, उस दौरान जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो हैं बहुत ही टेंस थे, क्योंकि आप लोग जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो इंग्लैंड था वो एक प्रोटेस्टेंट थे, सिर्फ एक इंग्लैंड ही ऐसा शहर था जहाँ पे प्रोटेस्टेंट थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ पूरे इंग्लैंड में सबके सब प्रोटेस्टेंट थे, सिर्फ जेम्स सेकंड को छोड़ के। जेम्स सेकंड को अगर आप देखोगे तो ये कैथोलिक था, तो पूरे इंग्लैंड में देखोगे सब कोई क्या था? प्रोटेस्टेंट था। लेकिन सिर्फ एक इंग्लैंड में देखोगे तो जेम्स सेकंड वो था जो कि कैथोलिक्स थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर देखोगे प्रोटेस्टेंट को बढ़ावा देना था, ठीक है। पार्लियामेंट ने भी क्या सोचा, जो पार्लियामेंट, ये सारी चीजें जो आप देखो रहे हो ना, ये सब कुछ पार्लियामेंट चला रही है, ठीक है। पार्लियामेंट यहाँ पे सब कुछ जीत चुकी है, सब कुछ उसी के हाथ में सत्ता, याद रखना। तो यहाँ पे सबसे जो मुसीबत की बड़ी बात हो गई है वो ये है कि अब सत्ता आ गई जेम्स सेकंड की, और जेम्स सेकंड तो कैथोलिक्स है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जेम्स सेकंड को कैथोलिक्स था, फिर भी राजा क्यों बना दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में। दोनों के बीच में मैंने आपको क्या बताया था, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, जेम्स जो है वो कैथोलिक था, ठीक है, और पूरे उसमें। तो अब मैंने आपको क्या समस्या बताई, अब आप इसको ध्यान से समझना कि जेम्स सेकंड को सत्ता क्यों दी गई, जो क्योंकि वो कैथोलिक था तब भी, क्योंकि इस बात पर आपने देखा सिविल वॉर भी हो चुका था, आयरलैंड स्कॉटलैंड इनके बीच में लड़ाई हुई, सिविल वॉर हुआ था कि कैथोलिक्स को नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन तब भी यहाँ पर किसी ने यहाँ पे कुछ भी कोई वॉर नहीं किया, कोई आर्ग्यू नहीं करा, जेम्स सेकंड को डायरेक्ट बना दिया, वहां को सत्ता दे दिया उसको। तो स्टूडेंट ये ऐसा इसलिए था क्योंकि जेम्स सेकंड बहुत ही ज्यादा बीमार रहते थे और वो सबको लगता था, तो एक टाइम में सबको लगा कि ये कुछ टाइम तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद ये मर जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोटेस्टेंट के ही हाथ में सत्ता आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको उस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, जो इनकी बेटी है मैरी, वो क्या थी, वो प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है। तो जेम्स सेकंड की कोई भी औलाद लड़का नहीं था, सिर्फ लड़की थी। तो मैरी एक प्रोटेस्टेंट थी और जो उनके हस्बैंड थे, ठीक है, जो उनके हस्बैंड थे वो भी क्या थे, एक प्रोटेस्टेंट थे। तो सबको लगा कि आगे जाके तो हाथ जो है, जो सत्ता जो है वो किसके, प्रोटेस्टेंट के हाथ में ही आएगी। तो जेम्स सेकंड कुछ ही टाइम के मेहमान है, ऐसा बोला गया था, ठीक है। तो अब हम देखोगे आप लोग यहाँ पे जेम्स सेकंड की 1687 में बात हो रही है कि डिक्लेयर इशू एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये कैथोलिक थे, लेकिन तब भी इन्होंने सबको एक्सेप्ट करा। स्टूडेंट जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है,
इंग्लिश में आप लोग इसको पढ़ लेना। मैं जानबूझ के इसको नहीं पढ़ रही वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगी और तब समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखो, जो भी मैं आपको कहानी बता रही हूँ वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगी तो आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हम बढ़ते हैं। जेम्स सेकंड को यहाँ पे सत्ता दे दी गई क्योंकि वो कैथोलिक थे। उसके बावजूद भी तो मैंने आपको क्या बताया, वो बीमार रहते थे, ठीक है। जो उनकी बेटी थी एनी और कैथरीन, उनके हस्बैंड सब कोई, एनी देखोगे कैथरीन, एनी और कैथरीन भी याद रखना, वो उनकी बेटी थी एनी और कैथरीन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रिफॉर्मेशन में कि वहां पर उनकी जो एलिजाबेथ फर्स्ट की उनकी बेटी थी, ठीक है, वो प्रोटेस्टेंट थी। तो हमने देखा था उनकी सब कोई आगे अगर देखोगे सिर्फ जेम्स सेकंड ही था, लेकिन अब बाद में देखो जो उनकी बेटी है मैरी, वो एक प्रोटेस्टेंट है। तो उसके बाद उनके हाथ में सत्ता चली जाएगी। लेकिन स्टूडेंट बाद में एक बहुत ही चीज ऐसी हो जाती है जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो जेम्स सेकंड ने पहले क्या करा, यहाँ पर क्या हुआ कि किसी ने आर्ग्यूमेंट नहीं करा, कोई भी अपोजिशन नहीं की कि जेम्स सेकंड सत्ता पे बैठा है, बैठे रहने दो, क्योंकि आगे जाके तो प्रोटेस्टेंट के ही हाथ में आना है। लेकिन स्टूडेंट बाद में क्या हुआ, जेम्स सेकंड ने जब तक वो राजा था, जब तक उसके हाथ में शासन था, उसने पूरी कोशिश की कि वो पूरी सत्ता अपने हाथ में रखे, और वो बहुत सारे कानून बदलने की भी उसने कोशिश करी। उसने पूरी कोशिश करी कि वो कैथोलिक्स को पूरे स्टेट रिलीजन में बनाने की मांग करने लगा। लेकिन ये इंग्लैंड के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड के लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो क्या थे, वो एक प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर स्टूडेंट क्या हुआ, 1688 में जेम्स सेकंड का एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम है जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये ब्रिटेन का ये राजा बन गया था, इंग्लैंड का ये राजा बना दिया गया था। तो ये क्या था, ये एक क्या हुआ, जेम्स सेकंड का ये बेटा पैदा हो जाता है। और अब जेम्स सेकंड ने पूरी कोशिश करी कि वो अपने बेटे के द्वारा ही क्या करेगा, बेटे के थ्रू क्या करेगा, कैथोलिक्स को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि उसके बाद इंग्लैंड में जो राजा के बाद जो सत्ता उसके बेटे को ही मिलती है, बेटियों को बाद में। मैरी को पहले इसलिए मिल रही थी क्योंकि जेम्स सेकंड की कोई भी औलाद लड़का नहीं था, ठीक है। लेकिन अब 1688 में उनका बेटा एडवर्ड स्टुअर्ट पैदा हो जाता है और जेम्स सेकंड ने सोच लिया था अब मैं कैथोलिक्स को अपने बेटे के थ्रू ही आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब क्या हो जाता है कि अब जो जितने भी प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है, जो इंग्लैंड के जितने भी प्रोटेस्टेंट थे, वो सब सोचने पे पड़ गए कि जेम्स सेकंड की मृत्यु के बाद तो अब कौन, मैरी कोई प्रोटेस्टेंट बनेगी, तो मैरी तो प्रोटेस्टेंट है, वो सत्ता पर बैठेगी तो वो संभालेगी। अब उन सबके होश उड़ गए, उन सबके सपने अब टूट चुके थे, क्योंकि अब प्रोटेस्टेंट डरने लगे कि अब कैथोलिक्स का बहुत ही लंबा शासन चलने वाला है, क्योंकि अब तो एडवर्ड स्टुअर्ट जो है उसका बेटा शासन करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यही लिखा है कि अब सारे के सारे डरने लगे कि अब इंग्लैंड में कैथोलिक्स का राज चलेगा, प्रोटेस्टेंट का नहीं। तो इस बात से ये लोग बहुत अब घबराने लगे। तो अब क्या होता है, प्रोटेस्टेंट और पार्लियामेंट इस बात से परेशान हो गए, ठीक है। जितने भी प्रोटेस्टेंट थे और पार्लियामेंट थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। तब उन्होंने एक फैसला किया था, ठीक है। तब उन्होंने एक फैसला किया कि वो क्या करेंगे, अब विलियम ऑफ ऑरेंज को, ठीक है, विलियम ऑफ ऑरेंज को उन्होंने इनवाइट करा। विलियम ऑफ ऑरेंज मैंने आपको बताया था जो कि मैरी के हस्बैंड हैं, ठीक है। मैरी जो जेम्स सेकंड की बेटी थी, जो पहले रानी बनने वाली थी, तो विलियम ऑफ ऑरेंज इसका हस्बैंड था। और फिर पार्लियामेंट और प्रोटेस्टेंट ने क्या करा, विलियम ऑफ ऑरेंज, याद रखना विलियम ऑफ ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो अब आप यहाँ देखोगे विलियम ऑफ ऑरेंज को इन्होंने इनवाइट करा था। तो विलियम ऑफ ऑरेंज देखोगे आप लोग तो ये डच का लीडर है, ठीक है, डच का लीडर था। उनको इनवाइट किया गया और कहा कि तुम इंग्लैंड पर हमला कर दो, ठीक है। पार्लियामेंट ने इनको बुलाया और बोला कि जा करके हमला कर दो। याद रखना 1688 की बात है, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बहुत ध्यान से समझना। तो अब क्या होता है, पार्लियामेंट ने इनवाइट किया विलियम ऑफ ऑरेंज को कि जा करके इंग्लैंड पर हमला कर दो। तो अभी हमने क्या देखा, विलियम ऑफ ऑरेंज भी एक प्रोटेस्टेंट था, ठीक है, मैरी भी प्रोटेस्टेंट थी, सब प्रोटेस्टेंट थे, सिर्फ एक जेम्स सेकंड था जो कि कैथोलिक था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, विलियम ऑफ ऑरेंज ने हमला कर दिया था इंग्लैंड पर।
तब जेम्स सेकंड क्या हुआ, फ्रांस भाग गया था। जैसे ही उसने विलियम ऑफ ऑरेंज ने इंग्लैंड पर हमला किया तो वो कहाँ भाग गया, फ्रांस भाग गया। मेरे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनना, इससे बेस्ड क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे। तो अब जो है जेम्स सेकंड कहाँ भाग गया, वो फ्रांस भाग गया था। ठीक है, तो फ्रांस भागने के बाद अब क्या हुआ कि पूरा फ्रांस वो इसलिए भागा क्योंकि एक फ्रांस कंट्री देखोगे तो वो पूरा एक कैथोलिक कंट्री है। ठीक है, वो पूरी एक कैथोलिक कंट्री है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि वो कहाँ भाग गया था, वो फ्रांस भाग जाता है क्योंकि फ्रांस एक पूरी कैथोलिस्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइनली आप लोगों की ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी ब्लड रश रेवोल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाती है, आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर जो विलियम ऑफ ऑरेंज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ग्लोरियस को ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्यों बोला गया था। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था तो वो मैं आपको बताऊंगी। वो ऐसा इसीलिए बोला गया था, ग्लोरियस को ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि विलियम ऑफ ऑरेंज ने हमला किया कहाँ पर, इंग्लैंड पर, लेकिन इसमें किसी का कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई वायलेंस देखने को नहीं मिला। बस जेम्स सेकंड जो है वो फ्रांस भाग गया था। इसीलिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन को क्या बोला गया, ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोला गया। इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो विलियम ऑफ ऑरेंज ने हमला तो कर दिया था इंग्लैंड पर, लेकिन ये सब पार्लियामेंट ने कहा था कि अब पार्लियामेंट ने क्या बोला, अब पार्लियामेंट ने क्या बोला विलियम ऑफ ऑरेंज को, उसने बोला आप बन तो गए हो, आप जीत तो गए हो, लेकिन आप इंग्लैंड के राजा तो होगे, लेकिन नाम भर के पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास ही रहेगी। ऐसा किसने बोला, उसने बोला कि आप बन तो गए हो लेकिन आपके पास जो है पावर नहीं होगी, वो पार्लियामेंट के पास होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि पार्लियामेंट ने ही बोला था विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड पर हमला करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, जब जेम्स सेकंड भाग जाता है फ्रांस में, ठीक है, जब फ्रांस भाग जाता है तो उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। जेम्स सेकंड वहीं पे मर जाता है फ्रांस में 1701 में। याद रखना 1701 में फ्रांस की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। अब ये पावर देखोगे, अब इस पावर को क्या हुआ, जो मैंने आपको क्या बताया, विलियम ऑफ ऑरेंज जीत जाता है, राजा बन जाता है। तो वहाँ पे पार्लियामेंट ने बोला अब सारी पावर मेरे हाथ में है। तो उस पावर को क्या बोला गया था, याद रखना ये गिव। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वो लाइन जो मैंने आपको क्या बताया था, 1688 दिसंबर में किंग्स जेब ने अटेम्प्ट कर लिया था, वो भाग गया था वहाँ से फ्रांस में। फ्रांस में भागने के बाद उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है 1701 में। ठीक है, तो उस महीने बाद उन्होंने क्या किया था, एक और प्रयास किया था, तो वो सफलतापूर्वक फ्रांस भाग गए, जहाँ पे कैथोलिक चचेरे भाई लुईस 14 के सिंहासन उन्होंने संभाला था। याद रखना जब वो फ्रांस भागे थे, फ्रांस पूरा कैथोलिक से भरा हुआ था, तो उसने उस समय लुईस 14 की सत्ता संभाली थी। और वहीं पर उसके बाद जेम्स सेकंड 1701 में उसकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पे वो मर जाता है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, जो इंग्लैंड की पावर थी जो कि अब पार्लियामेंट के हाथ में आ गई थी, उसको क्या बोला गया, उस पावर को बिल ऑफ राइट्स बोला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए तो कमेंट करके बताओ। स्टूडेंट वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट है, आज आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना बेशक, लेकिन कहानी जो बात आपको बता रही इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। तो अब क्या होता है, अब जो पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ जाती है उसको क्या नाम दिया गया, बिल ऑफ राइट्स बोला गया। ठीक है, तो यहीं से अब शुरू क्या हो जाती है, पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी की शुरुआत हो जाती है। बिल ऑफ राइट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे लोगों को अधिकार मिल गए, राइट्स मिल जाते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि बिल ऑफ राइट्स का क्या क्या फायदा होता है या क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो तो स्टूडेंट हम बिल ऑफ राइट की बात करेंगे तो इसकी डेट याद रखना, जनवरी 1689 की ये बात कर रहा है। तो बिल ऑफ राइट्स में अब ये पावर का मतलब क्या है, यहाँ पर अब इलेक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्री इलेक्शन होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको ये सब लिखवा देती हूँ क्योंकि आप लोग नोट डाउन ज़रूर करना है, आपके एग्जाम में कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी कि बिल ऑफ राइट का क्या क्या मतलब होता है। तो अब मेरी बात आप लोग ध्यान से समझो, बिल ऑफ राइट का क्या क्या मतलब, उसके फायदे क्या होते हैं। पहली चीज यहाँ पर अब क्या होने लगा
जैसे ही बिल ऑफ राइट स्टार्ट हुआ, पार्लियामेंट के हाथ में अब पावर आ गई। तो अब क्या था, क्योंकि पहले जो सत्ता थी वो मोनार्की के हाथ में थी, इट मीन्स राजाओं के हाथ में थी, लेकिन अब पार्लियामेंट के हाथ में आ गई। तो यहाँ पर अब क्या होने लग गए, रेगुलर। यहाँ पे अब पार्लियामेंट क्या होने लगी, रेगुलर होने लगी। ठीक है, रेगुलर पार्लियामेंट अब बैठने लगी थी। पहले क्या था, जब राजा जब चाहता था तब वो पार्लियामेंट बैठाता था, मीटिंग्स होती थी। ठीक है, तो पहले जो है याद रखना, पहले जो अधिकार जो पावर थी वो सबकी सब राजा मोनार्क के हाथ में थी, लेकिन अब किसके हाथ में आ गई, पार्लियामेंट के हाथ में आ गई। तो पार्लियामेंट ने क्या करा, अब रोज रेगुलर बैठक हुआ करेगी। दूसरा अब क्या होने लगा, फ्री इलेक्शन होंगे। ठीक है, फ्री इलेक्शन होंगे, यहाँ अब लोगों को अधिकार हो गया, अपने हिसाब से अब वो चुन सकते हैं। तीसरा क्या आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई। ठीक है, सबको अब पार्लियामेंट में फ्री है कि जिसको जो स्पीच देना, जिसके मन में जो जो बातें हैं वो सारी बातें वो बोल सकता है। अब क्या है, अब कोई भी राजा जो बनेगा आगे वो कोई भी कैथोलिक नहीं होगा। इन फ्यूचर अब कोई भी कैथोलिक राजा नहीं बनेगा। तो ये सारी की सारे बिल ऑफ राइट्स थी जो कि पार्लियामेंट ने विलियम ऑफ ऑरेंज के सामने रखा था, और ये फिर विलियम ऑफ ऑरेंज ने क्या करा था, साइन कर दी थी। ठीक है, इस बिल को विलियम ऑफ ऑरेंज ने साइन कर दिया था। याद रखना इस बिल में क्या क्या बातें थी वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बिल ऑफ राइट को विलियम ऑफ ऑरेंज ने साइन किया था, क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख देना। तो ये साइन विलियम ऑफ ऑरेंज ने किया था, पार्लियामेंट ने करवाया था, क्योंकि ये राजा बन चुका था इस वजह से इंग्लैंड का, लेकिन वो राजा सिर्फ नाम भर का था। उसकी जो पावर है, जो सत्ता है, वो किसके हाथ में आ जाती है, वो आ जाती है आपके विलियम ऑफ ऑरेंज के नाम मिलकर के पार्लियामेंट को, क्योंकि ये सारी चीजें पार्लियामेंट ने करवाई थी। क्लियर हो गया। तो यहाँ आप लोगों को क्या समझ में आता है, तो हमने इस पूरे में क्या समझा, यहाँ पे पूरी रेस्ट्रिक्शन देख ली गई, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया यहाँ तक। तो जनवरी 1689 में क्या होता है कि यहाँ पर मोनार्क ज्वाइन हो जाती है, जिसमें आप देखोगे विलियम एज अ किंग और जेम्स जो कि डॉटर थी और मैरी एज अ क्वीन बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो नए शासक ने किसी भी पिछले जो भी सम्राट की तुलना में संसद से अधिक प्रतिबंध स्वीकार कर लिए थे, जिसके पूरे ब्रिटिश क्षेत्र में सत्ता जो थी उसका एक अभूत बदलाव देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि बिल ऑफ राइट्स साइन कर दिया था, उसके बाद विलियम्स ने, याद रखना मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दिए कि वहाँ पे रेगुलर पार्लियामेंट बैठने लगी, फ्री इलेक्शन हो चुके थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, और उसके बाद इस पे साइन करवा लिए गए थे। ठीक है, मोनार्की से, जो वो मोनार्की विलियम ऑफ ऑरेंज था उससे इस पे साइन करवा लिया गया। तो ये सारी बात हो गई। तो अगर मैं आपको पूरी बात बता दूं, ब्लड रश रेवोल्यूशन भी मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप कुछ बात समझ लो कि विलियम, अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि विलियम ऑफ ऑरेंज जो है इसको पावर न मिलके पार्लियामेंट को क्यों मिली। तो स्टूडेंट आप एक बात सोचो, ये जो पूरी चीज़ें करवाई थी ये सबके सब पार्लियामेंट ने करवाई थी। ये पूरा प्रोसेस जो आपने देखा है, इंग्लैंड पर हमला करो, ठीक है, क्योंकि हमें कैथोलिक्स का शासन नहीं करवाना है, हमें प्रोटेस्टेंट चलवाना, इस वजह से पार्लियामेंट ने ये सब करवाया था। तो इसीलिए विलियम ऑफ ऑरेंज ने सिर्फ हमला किया था इंग्लैंड पर, इसीलिए वो नाम भर का राजा था, लेकिन सारी सत्ता, सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में थी। इसीलिए विलियम ऑफ ऑरेंज ने इस जो बिल ऑफ राइट आया था जिसमें सारी बातें थी, इस पे साइन कर दिया था। तो ये आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, याद रखना। अब आपको पूरा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने से पहले स्टूडेंट, एक जो यहाँ पर जो है, अभी आप देख रहे हो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझा पाऊंगी। अगर आपको इनके क्वेश्चंस करने इस टॉपिक से बेस पर, तो नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देखोगे, सबसे पहले लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ मैंने इस क्वेश्चंस के सारे आंसर डाल रखे हैं। आप उस लिंक को ओपन कीजिए और वहाँ पर आप जा करके इन क्वेश्चंस को करिए जा करके, और देखो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं। तो इस टॉपिक से बेस्ड आपको सारे क्वेश्चंस के और आंसर वहां जा पे लिंक पे मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले में आपको लिंक देखने को मिलेगा।
ब्लड रेस रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ही बोला गया था क्योंकि हमने वहाँ पे कोई खून खराबा नहीं देखा। विलियम ऑफ ऑरेंज ने इंग्लैंड पर हमला किया था और फिर जेम्स सेकंड वहाँ से भाग गया था, लेकिन वहाँ कोई युद्ध हुआ ही नहीं, कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी। ठीक है, आपने ऐसे देखा इंग्लैंड में हमने देखा कोई भी खून खराबा, कोई भी वायलेंस नहीं हुआ था। हाँ, कुछ आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हमने ये लड़ाई ज़रूर देखी थी जहाँ पर पार्लियामेंट ने आयरलैंड और स्कॉटलैंड को हरा दिया था, चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया था। वहाँ हमें थोड़ा वायलेंस और ब्लडशेड देखने को मिलता है, लेकिन हमें इंग्लैंड में कोई भी, क्योंकि ब्लडलेस रेवोल्यूशन जो है आपको वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन को बोला गया था, याद रखना। ठीक है, तो ये टर्म आपके लिए 1688 में दी गई थी। और ये जो वर्ड दिया था ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसको सबसे पहले जो दिया था किसने दिया था? जॉन हैम्पडन ने 1689 में। ये जो वर्ड है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसको ही पहली बार जेम हॉन्डन द्वारा इसको गढ़ा गया था। कॉइन किसने किया था? पेपर में पूछा जाएगा, 1689 में करा था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। फाइनली अब पूरी सत्ता पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है। पार्लियामेंट अब पूरे इंग्लैंड को उसको चलाता रहता है। यहाँ पर अब आप देखोगे मोनार्की का इन्फ्लुएंस जो है वो अब ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि अब पूरी सत्ता पार्लियामेंट यानी संसद के हाथ में आ जाती है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा कि ये पूरी सत्ता जो है पार्लियामेंट के हाथ में आ गई, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ हम जो इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे, यहाँ हमें पार्लियामेंट के बीच में और मोनार्की के बीच में बात देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पार्लियामेंट की विजय होती है, वो जीत जाता है इस रेवोल्यूशन में और ये पावरफुल हो जाता है। मोनार्की यहाँ पे हमें हारते हुए नजर आए। ठीक है, क्योंकि राजा जो है वो हार गए, क्योंकि इनकी सत्ता हार चुकी थी। पावरफुल हमें यहाँ पार्लियामेंट हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आप सबको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हिंदी वाले स्टूडेंट आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। तो पूरी की पूरी अब आपके संसद के हाथ में हमें ये क्रांति देखने को मिलती है। तो ये था आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोला गया, क्यों बोला गया, कौन लेकर आया, किस किस राजा की मैंने इसमें बात करी, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब अगर बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, तो मैंने आपको स्टूडेंट पहले भी बता दिया, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बेस्ड अगर आपको देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ओपन करो और इसके क्वेश्चन और आंसर जो है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो मैंने आपको टॉपिक जो है समझा दिया है, अब आप क्वेश्चंस को इजीली से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पूरे अभी तक अगर मैं आपको बता दूं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। फ्यूडलिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया, देन हमने रेनेसांस पढ़ लिया। ठीक है, रेनेसांस भी हम सब ने कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक हमने देखने को मिलता है वो है रिफॉर्मेशन, हमने रिफॉर्मेशन कवर अप कर लिया। और देन आज हमने ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कर लिया। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने कर लिए। ये हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं और मैंने सबको एक दूसरे से कोरिलेट करके भी आपको समझा दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस कीजिए और बताइए कि कितने क्वेश्चंस आप कर पाए और कितने आपको ये सब बातें समझ में आ गई। तो चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। मेरे चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चलती रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।